चलिए आ जाइए फटाफट। वेलकम टू स्टडी ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल, सीटेट के लिए प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों पर है और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को इसमें, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3। और ये अर्ली सिटीज जो है ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक या डिजाइनिंग मिस्टेक कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, चैप्टर 3 आज हमारा, जिसका नाम है अर्ली सिटीज। ठीक है, आरंभिक नगरों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं इसको भी। और इससे पहले कुछ बातें वही, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट जरूर करें आप लोग, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले। भाई अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं। एक ही तरीका है हम लोगों को आपस में जुड़ने का, तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली टारगेट है वो है 60 आउट ऑफ 60 का। ठीक है, 60 आउट ऑफ 60 हमारे को लेकर के आने हैं कैसे भी करके सीटेट पेपर 2 के अंदर, जो कि हमारा दिसंबर जनवरी में होने वाला है। बेसिकली दिसंबर में ही होगा ये, बट मिड दिसंबर से लेकर के मिड जनवरी 2022 तक की डेट इसमें आई हुई है। पेपर 2 जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसके लिए ये प्रिपरेशन है, मतलब उनके लिए ही वीडियोस है ये। और इसके अलावा पहले भी वीडियोस बना रखी हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और हमने एमसीक्यूज जो है उसको भी सॉल्व कर रखे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के भी हैं और साथ ही साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो आप उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है, जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के मतलब प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें आप। ठीक है, आपको हो सकता है कुछ और भी चीजें मिल जाए, और धीरे धीरे हम वीडियोस तो और लेकर के आ ही रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है आरंभिक नगर, इसके अंदर हम हड़प्पा वगैरह की बात करेंगे, कुछ चीजों को जानेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 है हमारा ये, और हमारा टारगेट आपको पता है 60 आउट ऑफ 60, 60 में से 60 लेकर के आने हैं। 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 60 नंबर आपके जो है वो सब्जेक्ट के होते हैं, और हमें इस सब्जेक्ट में पूरे नंबर लेकर के आने हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपरेशन काफी अच्छे से करनी है आपको। टाइम काफी कम रह गया, मतलब इतना टाइम तो है कि आप अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम से पहले तक। तो और देर बिल्कुल भी ना करें, लाइक शेयर जरूर करें। आप टेलीग्राम पर भी हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहां पर आपको पीडीएफ्स वगैरह और तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, फेसबुक पेज भी है, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम आप कहीं भी हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको सर्च करना है स्टडी ब्लॉग एडू। ठीक है, स्टडी ब्लॉग एडू अगर आप सर्च करेंगे फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, वहां पर हमारा पेज आ जाएगा। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा एक्टिव तो नहीं रहते वहां पर, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वहां पर मिलती रहेगी। लाइक शेयर जरूर करिएगा भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है आरंभिक नगर। आज बैकग्राउंड चेंज कर लिया जाए क्या? पता नहीं बैकग्राउंड कहाँ से चेंज करते हैं वैसे तो, आई डोंट नो। सीधा डेस्कटॉप पे आ गए सर। वाह जी वाह, अलग ही फंक्शन है। शेप्स, चलिए इसी में काम चलाते हैं, देखेंगे कभी धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा सा नया नया ही यही है। हाँ जी, ठीक है, आरंभिक नगर को पढ़ेंगे बिल्कुल सर। बाईलिंगुअल रखने की ही कोशिश है हमारी। अर्ली सिटीज, सिटी या सिटीज, क्योंकि एक से तो ज्यादा ही हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए कुछ बातों को, बेसिकली क्या किया गया है कि पहले आपको पीडीएफ्स वगैरह दे दी जाती थी। ठीक है, तो पीडीएफ्स में उतना ज्यादा मजा नहीं है, वो तो आपको मिल ही जाएंगी। आपको देख ही लग सकते हैं, पिछले पिछली जो वीडियोस हैं उनमें पीडीएफ ही अवेलेबल जो है कराई गई हैं। बट यहाँ पर यह है कि आप चीजों को सुनिए थोड़ा ज्यादा से, ताकि किसी चीज को हम सुनते हैं ना तो उसको अच्छे से हम याद रख सकते हैं, ज्यादा टाइम तक रिकॉल करने में आसानी होती है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखा गया है, और यही होना भी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके को अपनाया जाएगा, इसी तरीके को आपको भी अपनाना है। सुनिए समझिए, बाद में अपने नोट्स आप बनाते रहिए अगर आपको बनाने हैं तो। चलिए देखते हैं, हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की। देखिए, हड़प्पा की सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में, या हड़प्पन
सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी से ज्यादा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो पेपर 2 है वो 6 to 8 क्लास के लिए होता है, मतलब छठी से 8वीं तक आपको नॉर्मली 8 तक की चीजें पता होनी चाहिए। बट आपको इन्फॉर्मेशन इतनी मिलेगी कि ये जो आप इस पे पढ़ के जाएंगे ना, वो आपको आगे के एग्जाम में भी जो है आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सबको पता है ये तो, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सिंधु को क्योंकि इंडस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंडस बोला जाता है। और भैया इसी सिंधु से हमारा देश का नाम जो है हिंदू पड़ा था, इंडस से इंडिया पड़ा था। ये तो आपको पिछली वीडियो में पता चल गया होगा। अब हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 में ढूंढा गया था, ये इस स्थल को 1921 में ढूंढा था। किसने ढूंढा था भाई? आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, चलिए देखिए, कोई नहीं कोई नहीं। ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, इसको 1921 में ढूंढा गया था। किसने ढूंढा था? दयाराम साहनी ने ढूंढा था। दयाराम साहनी जी ने इसको ढूंढा था। ठीक है। देखिए, कुछ चीजें मैं ओरली आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा ज्यादा आपको पता चल सके। ठीक है, देखिए इसकी कहानी कुछ इस प्रकार की है, जो आपकी एनसीईआरटी में बेसिकली लिखी गई है कि लगभग 150 साल पहले, यानी कि आज से 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जा रही थी। ठीक है, रेलवे लाइन जो है वहां पर बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जो इंजीनियर लगे हुए थे ना, तो उन्होंने क्या करा था, उनको ईंट वगैरह चाहिए थी। तो वो जाकर के बगल के खंडरों में जाकर के उन्होंने खोदाई करके ईंट वगैरह निकाली और उसी पट्टी में बिछाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने देखा कि यार इतनी सारी ईंट वगैरह इतनी बढ़िया क्वालिटी की मिल रही है, तो जब लोगों ने वहां पे जाके देखा, तो पता चला कि भाई ये जो है ना, ये कोई खंडर वगैरह नहीं है, बल्कि पुरानी कोई सभ्यता थी ये। पुरानी कोई ना कोई ये सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी। उसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बाद में कहा गया। हड़प्पा पूरा स्थल कहा जाता है भाई, सबसे पुराना स्थल, सबसे पुरानी जगह हड़प्पा मिला था। तो हड़प्पा कहाँ से मिला था? आज के टाइम में हड़प्पा जो है ना, वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है ये। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा है हमारा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। कब ढूंढा गया था? 1921 में ढूंढा गया था। किसने ढूंढा था? दयाराम साहनी ने ढूंढा था। ठीक है, इसके बाद दूसरी जगह ढूंढी थी जिसको कहते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को ढूंढ लिया था 1922 में। किसने ढूंढा था? राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो को ढूंढा था। अब मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है भाई? मृतकों का टीला। इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। देखिए, ये वैसे तो काफी बड़ी चीज है, बट आपको केवल सीटेट की प्रिपरेशन के लिए ही जो है बताया जाएगा, ताकि आप सीटेट के प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप डी ट्रिपल एस पी वगैरह के लिए पढ़ाई करेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें जो डीप में आपको जाननी पड़ेगी कि यहाँ पर भाई और क्या क्या चीजें मिली। यहाँ पर स्नानागार मिला है, स्नानागार कहते हैं, ग्रेट बाथ मिला यहाँ से, अन्नागार मिला है। ठीक है, गोडाउन हो गया जो, ये सबसे बड़े पूरे ही हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे बड़े स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें जो है वो मोहनजोदाड़ो में ही मिली थी। कहाँ पर मिली थी भाई? मोहन जोदाड़ो, जोदाड़ो में ही मिली थी, या मोहन जोदड़ो भी कहते हैं इसको। तो इसको ढूंढा किसने था? आर डी बैनर्जी ने ढूंढा था 1922 के अंदर। तो ये कुछ चीजें होगी इसके लिए। ठीक है, आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब के अंदर जो है क्या बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब लोगों को अचानक हड़प्पा सभ्यता मिल गया और बाद में इसको हड़प्पन अ, हड़प्पन सभ्यता के नाम से जो है जाना जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है ना, हड़प्पा सभ्यता किसने रखा था? जॉन मार्शल ने रखा था। किसने रखा था? जॉन मार्शल ने रखा था। इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। ये जो थे अधिकारी थे भाई उस वक्त, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद के जो है ये उस वक्त के अधिकारी थे। इसी के अंडर में काम करते थे कौन? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। तो उन्होंने फिर जाकर के और जगहों को ढूंढा। सबसे पहले सर्वे किसने किया था भाई? इनके बारे में सर्वे जो है कनिंघम ने किया था। किसने किया था? कनिंघम ने किया था। किसने किया था भाई? कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है भाई।
तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बाद सबसे पहले सर्वे किसने किया, तो कनिंघम ने इसका सर्वे कर लिया था। मैसेज किसने दिया, मतलब किसने बेसिकली इसकी खुदाई करी या इसको खोदने के लिए कहा, वो कौन थे भाई, मैसेज किसने दिया, जॉन मार्शल ने दिया। नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया। नामकरण क्या डाला गया, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा जो है किस नदी के पास है, ये रावी के पास है। किस नदी के पास है भाई, रावी नदी के पास है। जबकि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो जो है ये किस नदी के पास है, तो ये सिंधु नदी के पास है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के पास है, रावी नदी के पास है। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के पास है, सिंधु नदी के पास है। हड़प्पा जो है आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर ही है, और मोहनजोदड़ो भी आज के टाइम में कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर ही है। दोनों ही जगह जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन नदियों का नाम जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको बता सकते हैं। अब देखिए 150 साल बाद जब जाकर के इसके बारे में पता चला, तो आज से 80 साल पहले जो है पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि ये जो खंडर है ना, ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। बेसिकली हड़प्पा जो है, यह हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो असल में एक सिटी था, ना कि गांव। ये क्या था भाई, सिटी था। ये ध्यान रखना है आपको, क्या था भाई, ये सिटी था पूरा का पूरा। ये गांव नहीं था, ग्रामीण इलाका नहीं था, बल्कि ये शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसी प्रकार से लिखी मिलेंगी चीजें, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सुनना थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, शहरी सभ्यता थी ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये शहरी सभ्यता थी। अब आगे जाकर के ये पता चला कि भाई जो शहरीकरण है, यानी कि जो भी पुरानी शहरी सभ्यताएं मिली हैं, सबसे पुरानी सभ्य जो शहरी सभ्यता है, देखिए सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता जो है, ठीक है, वो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। लेकिन सबसे पुरानी शहरी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसी को क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता। ये सबसे पुरानी है, ध्यान रखना, सबसे पुरानी शहरी सभ्यता है, क्योंकि इसमें जो घर वगैरह थे वो पक्की ईंटों वगैरह के ही बने हुए थे। अब इसका निर्माण जो है लगभग कहा जाता है कि भाई 4700 साल पहले हुआ था। इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए टाइम पीरियड जो है एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्योंकि आपको वही लिखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में इसका टाइम पीरियड है 2600 से 1900 साल, 2600 से 1900, सॉरी, 2600 से 1920 ही, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको कहीं पर मिलेगा मतलब 1750 से 2500 बीसी। बेसिकली क्या है ना, उल्टे, जब हम बीसी में बात करते हैं तो टाइम जो है वो उल्टा चलता है। तो भाई 2500 से 1700 बीसी, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप उल्टा लिखेंगे, 2500 से 1750 बीसी। बाकी जगह आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी का ही आंसर लिखना है, जो कि ये है 2600 से 1900 बीसी। भाई हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, पूरी सिविलाइजेशन का टाइम जो है वो यही है, 2600 से 1900 बीसी। ठीक है सर, ये हो गया, इतनी बात आपने यहाँ पर जान ली होगी। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। वहां पर लाशें जो है ना भाई, टीलों के ऊपर मिली है, मतलब एक के ऊपर एक लाश पड़ी है, किसी के दो हाथ पड़े हैं तो धड़ कहीं और पड़ा हुआ है, इस प्रकार से। जबकि कब्रिस्तान जो है, जबकि हड़प्पा से हमारे को कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान कहाँ से मिला है भाई, हड़प्पा से मिला है। कब्रिस्तान का नाम है RH, ये कहाँ पे लिख रहा है भाई, कब दो कब्रिस्तान यहाँ से मिले हैं, एक है R37 और एक है H। ठीक है, यानी RS37 कब्रिस्तान मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान हमारे को नहीं मिला है। मोहनजोदाड़ो से हमारे को कोई भी कब्रिस्तान हमारे को नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अब एक चीज और होगी, मोहनजोदड़ो के अंदर एक चीज देखी गई कि भाई यहाँ पर जो है ना, इन नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा था, नगर दुर्ग, उसको सीटाडेल कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें नगर जो बने थे वो एक ऊंचाई पे बने थे और एक नीचे बने थे। दो तरह के यहाँ पे नगर नियोजन था इनका। जो नगर नियोजन है, जिस प्रकार से भाई इन्होंने बसा रखा था सबको, वो इस प्रकार से था, कुछ शहर को ऊंचाई पर जो है बसाया था इन्होंने, कुछ को नीचे। तो भाई जो इनको ऊंचाई पर बसाया था, इनको इन्होंने क्या बोला, नगर दुर्ग। क्या बोला, नगर दुर्ग। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीटाडेल। और निचले सागर को क्या बोला, लोअर
टाउन या फिर निचला शहर। देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो दो प्रकार के यानी दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला था ऊंचाई पर बसे हुए नगर, दूसरा था निचाई पर बसे हुए नगर। ऊंचाई पर बसे हुए नगर को क्या कहा गया? नगर दुर्ग। और नीचे बसे हुए नगर थे उनको क्या बोला गया? निचला शहर। ठीक है, ये समझ गया आप आराम से। भाई यहाँ पर दोनों ही जगह बाथ टब मिले हैं हमारे को। हड़प्पा में भी हमारे को बाथ टब मिला है और हमारे को मोहनजोदाड़ो में भी बाथ टब मिला है। जबकि मोहनजोदाड़ो का जो है, इसका जो तालाब था, मोहनजोदड़ो का जो तालाब था वो सबसे बड़ा था। तालाब जो था वो सबसे बड़ा था। यानी कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में जितने भी जगह पे हमारे को तालाब मिले हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ। इसमें तो भाई ग्रेट बाथ बोला गया। बहुत बड़ा था। अन्नागार भी यहाँ का सबसे बड़ा था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं। कहां से भाई? कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियां। कालीबंगा और लोथल। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से हमारे को क्या मिला है? कालीबंगा लोथल में बेसिकली यहाँ पर हमारे को अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड समझते हो? इसका मतलब है यहाँ पर हवन वगैरह भी हुआ करते होंगे, जिसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर यज्ञ वगैरह हुए होंगे। अब कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। क्या होता है इसका मतलब? काली चूड़ियां। कालीबंगा को ढूंढा किसने था भाई? कालीबंगा को ढूंढा था बी के थापड़ ने। किसने ढूंढा था? बी के थापड़ ने। कालीबंगा को किसने ढूंढा था? बी के थापड़ ने। ये किस लिए फेमस था? काली चूड़ियों के लिए फेमस था। और कालीबंगा में हमारे को जुते हुए खेत भी मिले हैं। जुते हुए खेत। जुते हुए खेत हमारे को किस जगह से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लोथल जो है वो गुजरात के अंदर है और कालीबंगा में हमारे को अग्निकुंड तो मिला ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कुछ बात सुनिए। जो ये नगर थे, जैसे कि जो भी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर थे, ये नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान यानी कि आज के टाइम का पाकिस्तान और पंजाब और सिंध प्रांत के, और भारत में जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यानी कि जितना भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो फैलाव था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था, ठीक है, वो कहाँ था? तो भाई देखिए, पाकिस्तान के अंदर था, पंजाब, सिंध यानी कि इंडस के अंदर था। इंडस तो मतलब नदी थी, इंडी कहते हैं उसको, इंडो ग्रीक वगैरह, वहां था। सिंध प्रांत के अंदर था। भारत के अंदर था यानी कि इंडिया में था। तो भाई इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ था? तो इंडिया में जो है ये गुजरात में था, हरियाणा में था। गुजरात, हरियाणा, पंजाब। पंजाब जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पंजाब पाकिस्तान में भी है, यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ये इस एरिया में था। अब इसमें लगभग ना 350 साइट्स मिली हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 350 साइट या 350 नगर जो है वो मिले हैं, जिसमें से 200 जो है ना, 200 अकेले कहाँ है? गुजरात में। 200 अकेले कहाँ है भाई? गुजरात में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज्यादा जो नगर है, सबसे ज्यादा जो साइट है वो कहाँ पर है? तो वो गुजरात में है। टोटल कितनी है? तो 350 साइट जो है यहाँ पर मिली हुई है। अब ये जितने भी स्थल थे ना, ये पुरातत्वविदों को अनेक यहाँ से अनेक वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन, उसके ऊपर काले रंग से जो है ना लिखावट की गई थी, काले रंग के जो है चित्र बनाए गए थे। पत्थर के बाट मिले यहाँ से। अब इनके जो बाट थे ना, बाट, बाट समझते हो? जो जो ये वेट करते थे। ठीक है, वेट जो था इनका, ये एक ही मिला है 16 kg का, यानी कि इनके जो बाट थे वो 16 किलो के थे। इनको यहाँ से मोहरे मिली। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या क्या चीजें इनको यहाँ से मिली है। मृद भांड मिला, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बाट मिला है जो कि था 16 kg का। बाट कितने के लिए थे भाई? 16 kg के थे। फिर मुहरे मिली हैं यहाँ से। मुहरे मिले हैं भाई, मनके मिले हैं। और क्या क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण मिले हैं यहाँ से हमारे को। तांबे के उपकरण बोले तो कॉपर की चीजें। पत्थर के भाई साहब लंबे लंबे ब्लेड मिले हैं। काफी सारी चीजें मिली है। इत्यादि प्रकार की चीजें जो है हमारे को यहाँ पर मिली है, जिससे ये माना गया कि भाई ये जो है ना, ये बेसिकली काफी
फला फूला जो है ये नगर था। और देखिए बहुत कुछ यहाँ जो है वो था, जैसे कि इसके जो नगर थे ना, नगर नियोजन जो था, सबसे जो अच्छी चीज थी ना वहाँ की, इनकी थी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इसको कहते हैं जल निकासी प्रणाली, जल निकास प्रणाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हड़प्पा सभ्यता में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था उसका ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली। अब देखिए इसकी खासियत क्या थी, सुनिए एक बार इस बात को। नगर में जितने भी घर थे, ठीक है, और घर में और घर के जस्ट जो घर के नाले होते हैं, जो घर में से पानी निकलता बाहर की तरफ, तो भाई इनमें जो पानी निकलता था ना घर का, वो सड़कों पे नहीं जाता था, बल्कि सड़क के साइड साइड में एकदम ग्रिड पैटर्न में। किस पैटर्न में? ग्रिड पैटर्न के अंदर लगे हुए थे। यानी कि इस प्रकार से एकदम ग्रिड लाइन वाइज, एकदम समकोण राइट एंगल पर जाकर के जो लाइनें हैं वो मिला करती थी, सड़कें जो मिलती थी। अब जैसे ये घर है भाई, यहाँ से सड़क निकली हुई, तो इसी सड़क के यहाँ पर साइड से क्या है, नाला बना हुआ था एकदम सीधा। अब यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, अब यहाँ से जितने भी पाइप हैं वो जैसे आज के टाइम में देखते हो, सभी घरों से पानी जो है वो नाले में जुड़ा होता है, और नाली आगे जाकर के बहुत बड़े सीवर के अंदर जुड़ जाता है। अब यहीं से अलग अलग इधर भी जो है नाला होगा, फिर यहाँ से भी पानी यहाँ पर जुड़ेगा, और यहाँ भी घर होंगे बहुत सारे। इस प्रकार से था भाई, एकदम मतलब सिटी जैसे आज का हम देखते हैं ना, इस प्रकार की सिटी थी। ठीक है, तो जो भी घर थे, घरों के जो नाले थे और सड़कों का जो निर्माण था, वो इस प्रकार से किया गया था कि एक ही साथ जो है ना, नाले सड़क के साथ साथ ही नाले बने हुए थे, और जो आगे जाकर के बहुत बड़े सीवर में जो तब्दील हो जाया करते थे, या अपना पानी जो है वो सीवरों में जाकर के डाल दिया करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी अच्छी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से जो चीजें मिली है, उनमें से ज्यादातर जो है ना वो पत्थर, शंख मिले, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बने हुए औजार मिले हैं, वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, अब ये बोला गया कि भाई 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, 7,000 साल पहले कहां पर? मेहरगढ़ जो है ना, वो भी आज के टाइम में कहाँ है भाई? पाकिस्तान में। देखिए भाई राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है इस पर लिखने की आदत हुई नहीं है। तो 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या हुई? कपास की खेती हुई। क्या हुई? कपास की खेती हुई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात का कि भाई कपास की खेती मेहरगढ़ में कब हुई थी? तो 7,000 साल पहले। अब मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी का एक फूलदान मिला है, ढक्कन तथा कुछ मतलब जो ढक्कन थे उसके, और कुछ अन्य जो वस्तुएं थी वो तांबे की मिली है। इसका मतलब भाई तांबे से जो है, ये तांबा देखिए कॉपर को कहते हैं, ठीक है, कांसा जो है वो ब्रॉन्ज को कहते हैं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिए, ये जो भी बताने जा रहे हैं इसको देखिए, इसको कहते हैं फ्रेयंस। देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई नोट्स, मतलब नोट्स वाले जैसे पीडीएफ में लिखे हो, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में चेक करना होगा। प्लेलिस्ट में हमने पहले भी वीडियोस बना रखी है, वहां मिल जाएंगी। बट आप इस प्रकार से पढ़िए, इससे क्या फायदा आपका ये होगा कि ये बिल्कुल ब्लैंक है, और साथ ही साथ आप इन चीजों को सुनिए, सुनने के साथ साथ जो है देखिए, बाद में इसको एज इट इज नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंस, फ्रेंस क्या था? बालू या स्टफिक पत्थर जो होते हैं ना, उसके चूर्ण को, उसके जो चूर्ण है, यानी कि उसको भाई एकदम कूट करके छोटा छोटा, उसको गोंद में मिला लो। अब गोंद में मिला करके जो है अलग अलग तरह की वस्तुएं जो है इसमें से बनाई जाती थी। तो फ्रेंस एक प्रकार का जो क्या था भाई, एक प्रकार का जो ये वो था, मतलब पदार्थ था, वस्तु थी, जिसके अंदर बालू और गोंद से मिला करके वस्तुएं जो है बनाई जाती थी। उसके बाद जो है वस्तु पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी बाहर की तरफ, और चिकनी परत को जो है रंग जो है, जो चिकनी परत के रंग हुआ करते थे ना, वो प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। तो फ्रेंस क्या है भाई? एक बर्तन है, बर्तन कह सकते हो इसको, कोई वस्तु कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है ये भाई? एक वस्तु है। किस प्रकार का वस्तु है? इसको बनाते कैसे थे? तो भाई बालू, यानी कि इसको भाई बालू मिला दो इसके अंदर, और गोंद मिला दो। क्या क्या? दो चीजें मिला दो इसके अंदर, इसमें मिला दो बालू, प्लस में बालू और गोंद को मिला करके इसको बनाया जाता था। और बाद में इसमें चिकनी मिट्टी से, यानी ऊपर जो है चिकनी मिट्टी लगा करके उसके ऊपर जो है इसमें रंग कर दिया जाता था। ये प्रोसेस था भाई, बालू गोंद मिला करके एक वस्तु बनाई आपने, और वस्तु को आपने क्या करा? चिकनी मिट्टी और चिकनी की जो है, चिकनी की, सॉरी क्या कहते हैं उसको, चिकनी मिट्टी की जो है परत उस पर चढ़ा करके
बाद में उसमें रंग लगा दिए। अब रंग जो थे वो हल्के नीले रंग के थे, नीले या हल्के हरे रंग के थे, नीले या हरे। हल्का हरा यानी कि जो समुद्र के अंदर बेसिकली हमारे को दिखाई देता है। अब देखिए कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना, उसमें मैं खुद कह दूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के लोग जो थे ना, वो तांबे का आयात किया करते थे। आयात मतलब होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट ऑफ कॉपर। कह रहे कि भाई ये लोग जो है ना, तांबे का जो है इंपोर्ट किया करते थे। कहां से किया करते थे? तो भाई ये राजस्थान से। कहां से करते थे? राजस्थान से। इंपॉर्टेंट है, पता चल गया। फिर ये बोला गया कि भाई जो पश्चिम एशियाई देश था, कौन सा? ओमान। तो राजस्थान तो भाई बगल में ही हो गया, एक और देश था ओमान। कौन सा देश था? ओमान। तो कह रहे भाई ओमान से भी ये लोग क्या करते थे? तांबे का आयात करते थे। यानी कि राजस्थान से भी करते थे और ओमान से भी करते थे। दो जगह से जो है ये किसका आयात करते थे? कॉपर का। भाई कॉपर का आयात अगर करते होंगे तो तांबे का भी, कांसे का भी तो करते होंगे। अब कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु थी टीन, इसका आयात ये लोग कहां से करते थे? यानी कांसा इनको बनाना है तो कांसा में तो क्या करेंगे? टीन जमा में तांबा मिलाया जाएगा इसके अंदर। तो तांबा तो इन्होंने राजस्थान और ओमान से ले लिया, लेकिन टीन कहाँ से लेंगे ये? तो टीन जो है ये आज के टाइम में, जैसे कि ईरान जिसको हम कहते हैं ना, ईरान या अफगानिस्तान, ईरान या फिर अफगानिस्तान से। यहाँ से जो है ये लोग मंगाते थे। देखिए इंपोर्ट ऑफ कॉपर, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो है कॉपर कहाँ से मंगाया जाता था? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कॉपर जो है राजस्थान से मंगाया जाता था और ओमान देश से मंगाया जाता था। और कांसा यानी कि इसको भाई ब्रॉन्ज बनाना है तो ब्रॉन्ज में जो है टीन मिलाया जाता है, तांबा बना, यानी तांबे के अंदर टीन मिला देंगे तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है। तो भाई टीन चाहिए था तो टीन कहाँ से लाते थे ये? टीन लाते थे ये ईरान से। कहाँ से भाई? ईरान से। ये क्या बन गया? ईरान। ओहो, गड़बड़ है नहीं। चलिए धीरे धीरे आदत हो जाएगी, कोशिश तो पूरी है। कहाँ से भाई? ईरान से। ईरान और अफगानिस्तान से क्या मंगाते ये लोग? क्या मंगाते थे? टीन मंगाते थे। और राजस्थान और ओमान से क्या मंगाते थे? तांबा मंगाते थे। तो ये चीज होगी भाई इंपोर्टेड। अब सोने का आयात भी तो करते होंगे भाई, सोना भी मंगाते थे ये लोग। सोना कहाँ से मंगाते थे? गोल्ड। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड कहाँ से मंगाते थे ये लोग? ओहो, बैटरी लो हो गई इसकी। देखिए भाई सोना कहाँ से मंगाते थे ये लोग, इसको भी देख लीजिए एक बारी। सोना जो है, सोने का आयात जो है कर्नाटक से करते थे। कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे भाई? कर्नाटक से। सोने का इंपोर्ट जो है कर्नाटक से। और जो भी बहुमूल्य पत्थर थे, जिसको प्रीसियस जो स्टोन होते हैं, वो लोग कहाँ से मंगाते थे? गुजरात। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था? गुजरात से आता था, ईरान से आता था। हिंदी इंग्लिश कोई बात नहीं, चलने दीजिए। और अफगानिस्तान से आता था। देखिए इंपॉर्टेंट चीज देखिए इस पेज के ऊपर क्या है। तांबे का आयात, इंपोर्ट ऑफ कॉपर राजस्थान और ओमान। टीन का जो है इंपोर्ट कहां से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान। गोल्ड का इंपोर्ट कहां से करते थे? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर यानी कि प्रीसियस स्टोन जो होते हैं, जो कीमती पत्थर होते हैं ना, उसका इंपोर्ट कहां से करते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ये ध्यान रखना, ये जो शहर, जो राज्य जो बताए गए हैं, ये जो देश जो बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं आगे और क्या बताया गया है, मतलब आगे जो है आपको और क्या चीज जानना चाहिए। कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है सर। अब देखिए हड़प्पा के जो लोग थे ना, गाय भैंस भेड़ और बकरी जो है ये पालते थे। क्या पालते थे भाई? यानी कि ये पशुपालन क्या करते थे? पशुपालन की शुरुआत तो भाई मध्य पाषाण में ही हो गई थी। क्या क्या पालते थे ये लोग? तो भाई गाय पालते थे, भैंस पालते थे। और क्या पालते थे भाई? भेड़ पालते थे। भेड़, बकरियां भी पालते ही होंगे। ठीक है, इस तरह प्रकार के जानवर जो है ये पाला करते थे। देखिए आगे
सुनिए थोड़ा ज्यादा। गुजरात की खंबाल की खाड़ी, गुजरात में एक खाड़ी है जिसको कहते हैं खंबाल की खाड़ी। तो गुजरात की खंबाल की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा शहर कौन सा है भाई? लोथल। देखिए लोथल जो है ना, लोथल, लोथल कहां पर है? तो गुजरात में है। गुजरात में कहां पर है भाई ये? तो गुजरात में साबरमती, साबरमती नदी के किनारे हैं। यहाँ पर भाई साबरमती नदी के किनारे हैं। तो कह रहे भाई ये एक जगह है लोथल। अब लोथल इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए। तो लोथल से ना, लोथल से क्या मंगाते थे ये लोग? तो भाई लोथल जो है एक ऐसा शहर है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यानी यहाँ से कीमती पत्थर जो है ना, कीमती पत्थर जिसकी हम ऊपर अभी बात कर रहे थे, इसका जो कच्चा माल है वो आसानी से मिल जाता था। या पत्थर, शंख, धातु से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्लास 12th के अंदर जो है ये सवाल अभी एमसीक्यूज में बहुत आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कह रहे भाई क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो हब कह सकते हैं या किसको कह सकते हैं हम? सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो कौन सी जगह है? तो वो है लोथल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन वो कौन सी जगह है? तो वो है लोथल। लोथल के अंदर बेसिकली क्या था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था कीमती चीजों का, हाथ से बनाई गई चीजों का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप खुद सोचिए, आपकी पेपर में ये सवाल जो है आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कौन सी जगह थी हड़प्पन टाइम के अंदर? तो वो थी लोथल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे जो है जो चीज है सुनिए थोड़ा सा। लगभग 3900 साल पहले, यानी कि 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब ये जो सभ्यताएं थी ना, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो गई। और इसके लिए इसके कारण बताने लगे। अब भाई सभ्यता के खत्म होने के कारण हम जानते हैं। ठीक है भाई, सभ्यता के खत्म होने के कारण, कॉजेज ऑफ जो है, जो भी सभ्यता है, एंड ऑफ सिविलाइजेशन। भाई खत्म होने के कुछ कारण बताए गए, कुछ कॉजेज बताए गए। तो देखिए क्या कॉजेज हो सकते हैं, ये जो है ना सवाल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला बताया गया इसमें जंगलों का विनाश। जंगलों का विनाश, इसको क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन। मानना ये था विद्वानों का कि भाई जंगल जो है वही नष्ट हो गए होंगे, तो भाई हो सकता है सभ्यता खत्म हो गई हो। देखिए ये सब कुछ कयास है, कुछ पक्का नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो कयास लगाया गया है, केवल अंदाजे पे बताया गया है। जो भी वहां पर कहते हैं ना, जो भी मतलब सिचुएशन देख करके, जो भी जितना समझ में आ करके विद्वानों ने कहा है, तो भाई सोच समझ के बोला होगा। लेकिन फिक्स नहीं पता, क्योंकि इनकी लिखी हुई किताबों की या जो भाषा है उसको आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, उसके दूसरा जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई जो घास वाले मैदान थे ना, घास वाले जो मैदान थे, घास वाले जितने मैदान थे वो ही समाप्त हो गए होंगे। घास वाले मैदान, घास वाले मैदानों की समाप्ति, इसको कह सकते हैं हम एंड ऑफ, क्या बोलेंगे, ग्रासी लैंड, फर्टाइल लैंड कह सकते हैं बेसिकली। कह रहे हैं कि भाई जंगलों का विनाश हो गया होगा, या घास वाले मैदान जो होंगे वो खत्म हो गए होंगे, या फिर नदियां सूख गई होंगी जितनी भी थी। नदियां जो है वो क्या हो गई, नदियों का, सॉरी, नदियों का सूखना, नदियों का सूखना। जितनी भी नदियां होंगी भाई वो क्या हो गई होंगी, सूख गई होंगी। इसी प्रकार की जो है अलग अलग जो बातें हैं वो बताई गई है इसके अंदर, कि भाई बाढ़ का आना भी है इसमें, हो सकता है भाई बाढ़ आ गई हो, सूखा पड़ गया हो हर जगह।
ठीक है भाई। तो कोई भी आपातकालीन स्थिति एक ऐसी क्रिएट हुई होगी जिस कारण जो है ये सभ्यता जो है नष्ट हो गई होगी। सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं, है ना। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो चीजें आपको जाननी है वो बेसिकली ये है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज किसने की थी? तो सबसे पहले भाई हड़प्पा को ढूंढा गया होगा। तो हड़प्पा को किसने ढूंढा था 1921 के अंदर? किसने ढूंढा था भाई? दयाराम साहनी ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था भाई? दयाराम साहनी ने ढूंढा ढूंढ क्या कहते हैं इसको? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को ढूंढ लिया था। हड़प्पा किस नदी के पास है? तो हड़प्पा रावी नदी के पास है। किस नदी के पास है भाई? रावी नदी के पास है। रावी नदी कहाँ है भाई? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है सर, माउंट गोमरी जिले के अंदर है पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा। अब हड़प्पा में अन्नागार मिला, यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है लेबर्स हाउस मिला है, यानी कि श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास मिला है यहाँ से, लेबरों की जगह। यहाँ से भाई ओखली मिली है, कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान का नाम क्या था? RS-37, यानी कि एक है R-37 और एक है H। ये बेसिकली जो है नाम नहीं है, केवल उनके लेटर जो है वो मिल गए हैं हमारे जो है आज के टाइम से। तो हड़प्पा के बारे में आपको इतनी अगर बातें पता है तो वो जो है सही है, काफी है आपके सीटेट के लिए। इसमें इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो जगह थी वो थी मोहनजोदड़ो। ये कहाँ पर है भाई? ये पाकिस्तान के अंदर है आज के टाइम में। पाकिस्तान के जिले में, किस जिले में है? तो ये भाई लरकाना जिले के अंदर है। लरकाना जिला है। किसने ढूंढा था इसको? इसको ढूंढा था RD बैनर्जी ने। कब ढूंढा था? 1922 में ढूंढा था। ये किस लिए फेमस है? तो भाई देखो यहाँ पे पंडित का घर मिला है। यहाँ पर पंडित का घर मिला है, यहाँ पर जो है स्नानागार मिला है, बड़े बड़े कुएं मिले हैं। ठीक है, चौड़ी सड़कें हैं यहाँ की, सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें जो है वो इसी की है। कपास भी मिला है भाई यहाँ पर, यानी कि भाई कपड़ों के भी साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है भाई यहाँ पर? देखो बेसिकली कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। तो भाई क्योंकि मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। क्या मतलब होता है इसका? मृतकों का टीला। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आपको शायद दिख रहा हो, नहीं दिखेगा आई थिंक, लग ही रहा था मुझे। ठीक है, एक मिनट। मृतकों का टीला मतलब भाई लाश को कहीं भी उठा उठा के पटक रखा है यहाँ पे। यहाँ हाथी के दांत मिले हैं यहाँ पर बेसिकली। मृतकों का टीला कहा कहते हैं इसको। पंडित का घर यहीं से मिला है, स्नानागार मिला, चौड़ी सड़कें मिली हैं, यहाँ से कुएं मिले हैं, अन्नागार मिला है। अन्नागार यानी कि जो गोडाउन होता है जहाँ पर ग्रेनेज हाउस इसको कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत बड़ा मिला है यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट है भाई, काफी सारी चीजें ये आपकी एनसीईआरटी में बेसिकली 8वीं तक में नहीं लिखी है, बट आपको पता होना चाहिए। कब्रिस्तान मिला, ये तो आपको पता चल गया। सॉरी, कब्रिस्तान नहीं मिला यहाँ से। तो ये हो गया, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो के बारे में इतनी अगर आपको बातें पता है तो वो इंपॉर्टेंट है, ये काफी है, इनफ है। लोथल जो है वो, अच्छा मोहनजोदड़ो में अगर बात आ गई तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर जो है वो मिला था निचला दुर्ग, निचला नगर मतलब, और ऊंचा दुर्ग। इसको क्या बोलते हैं? सीटाडेल। इसको क्या बोलते हैं? लोअर टाउन। अच्छा एक चीज और था, यहाँ के जो शासक थे, शासक समझते हो? यहाँ के जो शासक थे वो अलग अलग जगह पर अलग अलग थे। अलग अलग जगहों पर क्या थे भाई? अलग अलग थे। इसका मतलब भाई यहाँ पर ये बोला गया, अंदाजा ये लगाया गया कि यहाँ पर जो है एक से ज्यादा राजा वगैरह जो है हुआ करते होंगे, जबकि हड़प्पा में ऐसा नहीं था। अच्छा हड़प्पा के अंदर ये था कि भाई वहां पर कोई अमीर गरीब नहीं था, सब एक समान हुआ करते थे। और जो मृतक हुआ करते थे ना, उनके जो लोग मर जाया करते थे, उनके आभूषण वगैरह वो लोग नहीं उतारा करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जितनी भी है। लोथल एक ऐसी जगह है हड़प्पा के अंदर, लोथल। ठीक है भाई, लोथल एक ऐसी जगह है जो, जहां पर सीटाडल तो है, यानी कि ऊंचा नगर तो है, या ऊंचा दुर्ग जिसको बोलते हैं, लेकिन फोर्ट फाइड नहीं है यहाँ पर।
यानी कि इसको कह सकते हैं किला। किला नहीं है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जो जिसके अंदर जो है किला नहीं है। तो केवल लोथल एक ऐसी जगह है जहां पर किला नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो घर थे ना, घर तो पक्की ईंटों के बने थे, सॉरी कच्ची ईंटों के बने थे, या मिट्टी वाली ईंटों के कह सकते हैं इसको आप, मिट्टी वाली ईंटों के। यानी लोथल के जो घर थे वो मिट्टी के ईंटों के थे, लेकिन यहाँ की जो नालियां थी, यहाँ की जो नाली थी वो पक्की ईंटों की थी। ठीक है। लोथल एक ऐसी जगह, देखिए लोथल आपको यहाँ से 2 नंबर दे रहा है इजिली, आराम से, कि लोथल एक ऐसी जगह है हड़प्पा सभ्यता के अंदर जहां पे ऊंचा दुर्ग तो था, ऊंचा दुर्ग था यहाँ पर, लेकिन कोई भी किला नहीं था यहाँ। और जो घर थे वो मिट्टी वाली ईंटों के बने थे, जबकि नालियां जो थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता चल गया होगा। इसके बाद है भाई कुछ चीजें आप सुनिए फिर से, कि लगभग 5,000 साल पहले जो है ना, मिस्र में एक शासन करने वाले राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनाए, इसको क्या बोला गया, पिरामिड। पिरामिड के अंदर भाई मिस्र की सभ्यता के अंदर जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज पिरामिड की बात हो रही है इसके अंदर, पिरामिड। पिरामिड कहाँ पर है, तो आज के टाइम में इजिप्ट में है। EGYPT, इजिप्ट को क्या बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर पिरामिड है, पिरामिड में भी गीजा का पिरामिड बहुत महंगा है, मतलब इंपॉर्टेंट है गीजा, गीजा हो गया ये तो। ठीक है, देख लीजिएगा भाई स्पेलिंग, गीजा का पिरामिड जो है फेमस है। ठीक है, ये बहुत फेमस है गीजा का पिरामिड, मिस्र की सभ्यता भी है। अब यहाँ पर इसकी खासियत पता क्या थी, कि भाई यहाँ के जो राजा मर जाते थे ना, तो इनके शवों को, यानी कि इनकी जो लाश थी, उनको पिरामिड में दफना दिया करते थे। और शव को जो है मम्मी कहते हैं, यहाँ के जो शव यानी कि जो लाश है उसको क्या बोलते हैं, मम्मी। मम्मी नहीं, मम्मी। ठीक है, मम्मी कहा जाता है। अब इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज को दफनाया जाता था, जैसे कि खाद्यान्न यानी कि खाने की चीजों को, पीने वाली चीजों को, वस्त्र को, गहनों को, बर्तन, कुछ हथियार वगैरह, जानवर भी इसमें दफना दिया करते थे। मतलब उनका मानना ये था कि भाई मरने के बाद भी आदमी को क्या है, जरूरत है इस चीज की, और राजा मर रहा है तो इसका मतलब राजा तो भाई वैभवशाली होता है, तो उसके लिए उस प्रकार की चीजों को जो है दफनाया जाता था। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था पिरामिड के अंदर। भाई बहुत वो था कि भाई उसको लगता था कि भाई यहाँ पर राजा है, मर गया, अब जहाँ गया होगा वहां भी राजा ही होगा, तो उसके जो सेवक वगैरह होते थे उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था, ताकि वो वहां जा कि वो भी मतलब वहां जा करके उनको सेवा प्रदान कर सके। तो इतनी सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने आज डिस्कस किया है काफी अच्छे से। सुनने पे थोड़ा ज्यादा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप सुनने में ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। अगर वीडियो आगे पीछे हो गई होगी तो आप स्टार्टिंग से दोबारा देख सकते हैं, PDF की तरह अगर आपको देखना है तो वीडियोस पहले से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के जो है उसको देख सकते हैं। चौड़ी सड़कें, तो सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें कहाँ पर थी, तो भाई मोहनजोदड़ो के अंदर थी। मृतक और टीला किसे कहते हैं, भाई सी को कहते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हमने इसके अंदर पढ़ी है। एनसीईआरटी बेस में, मतलब जितनी आपको एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें पता होनी चाहिए वो आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करें। अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें पता तो चलेगा कि भाई कितनी अच्छी लगी है कितनी नहीं। नीचे कमेंट जरूर करें, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इशू अगर आपको आया है, कोई आपको सजेशंस देने हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। बिना कमेंट दिए तो हमें मालूम नहीं चलेगा। एक ऐसा ही जरिया है, एक ऐसा जरिया है जिससे हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको अभी के अभी जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सदस्यता आप जरूर ले लीजिए। ठीक है भाई, ये जरूर ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो मिलेंगे फिर से हम। आवाज सर दोबारा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियोस अभी जो है प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, इस प्रकार से प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। हिस्ट्री, सी टेट 2021, फिर यहाँ पर सिविक्स, सी टेट 2021, जियोग्राफी, सी टेट 2021, ये 3 प्लेलिस्ट जो है 2021 की आपकी SST सब्जेक्ट की
बनेगी, मिल जाएगी आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हम बेसिकली एनसीईआरटी बेस ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रॉपर एनसीईआरटी रहेगी। नोट्स आपको मतलब खुद बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके पास। लगभग अभी भी अच्छा खासा 1.5 से 2 महीना, तो 2 महीने तो इजिली है ही, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि पहले की बनी हुई है, जैसे कि हिस्ट्री होगी, ठीक है, हिस्ट्री की है, उसके अंदर सिविक्स है, जियोग्राफी है, काफी अच्छे से उसमें उसकी आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर काफी सारे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स उसमें सॉल्व किए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर, ठीक है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो काफी अच्छी चीजें हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जेन्युइन करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम वीडियोस को लेकर के आ रहे हैं, धीरे धीरे जो है ये राइटिंग की जो भी आपको प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो ये भी ठीक हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये भी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर जरूर करिएगा।